हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बोला जाता है बिना बौद्धिक उन्नति के आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बौद्धिक उन्नति का मतलब है कि आप अपने ज्ञान को उस स्तर तक ले जाएं जहां तक सिविल सर्विसेज का डिमांड है, और वो स्तर तक पहुंचने में सहायक के रूप में भूमिका निभाता है संपादकीय। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो समझ लें कि आपके बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने में संपादकीय का बड़ा महत्व होता है। प्रतिदिन के स्तर पर लोग अपने ज्ञान को विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसी में से दो अनमोल मोती आपके लिए लेकर मैं आया हूँ। पहला है, अमेरिका में गर्भपात कानून पर महिलाएं क्यों नाराज हैं? क्या ऐसा कारण हुआ कि वहां गर्भपात कानून को अभी अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है? और दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक आज से बंद हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसको किस रूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं? तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण हम लोग कुछ मिनटों में करने वाले हैं। उसके पहले छोटा सा मोटिवेशन। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम स्वयं यह मानने लगते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, ये जो टास्क है जो मुझे मिला है लगता है कि मेरे लिए संभव ही नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, इस भीड़ में हम कहीं नहीं हैं, तो हम उसी समय से अनसक्सेस होने लगते हैं। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का एक सीन याद कीजिए जिसमें युवराज सिंह जाते रहते हैं और उनका पूरा टीम उनको देखते रहता है। हार वहीं हो जाता है क्योंकि युवराज सिंह का पर्सनालिटी सारे खिलाड़ियों पर भारी पड़ जाता है और अंततः जीतते भी वही हैं। तब एहसास होता है कि हमारे हार का कारण कहाँ रहा। जब हमने किसी के आगे नतमस्तक कर ही दिया है तो जीतना कैसा। खैर, बढ़ते हैं आगे। आप इस बात को समझेंगे और अपने पर विश्वास बनाए रखेंगे, यकीन बनाए रखेंगे। जनसत्ता का यह एडिटोरियल गर्भपात कानून को लेकर क्या बात कर रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेट कीजिए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप संपादकीय विश्लेषण यह सुन रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी कलम होना चाहिए। विभिन्न शब्दों को लेकर, विभिन्न वाक्यों को लेकर, विभिन्न रिपोर्टों को लेकर, विभिन्न कथनों को लेकर आपके पास नोट होना चाहिए और वो आपको लगातार संपादकीय विश्लेषण से मिलेगा। कहा जा रहा है समानता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या बात है, क्या कहा है। आप शब्द को देखिए। अगर इस तरह का शुरुआत हमसे हो जाए तो क्या बात है। हमसे मतलब आप और हम सब से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में इस पर प्रतिशतात्मक व्यवस्था का एकाधिकार है। यानी पुरुषों को तो अधिकार मिलता है समानता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता का, लेकिन महिलाओं को नहीं मिल पाता है। कहा जा रहा है विकसित राष्ट्र न केवल सहिष्णु दृष्टिकोण रखते हैं अपितु आधी आबादी के अधिकारों के संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं। ये बात विकसित देशों का हो रहा है। वो देश जो विकास की उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां उनके पास सारे संसाधन हैं, तो ये देश महिला अधिकारों को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, ऐसा अमूमन जान पड़ता है। पर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वर्तमान पृष्ठ में भी इस तथ्य को नकार देते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण विश्व की महाशक्ति होने का दावा करने वाले अमेरिका के संदर्भ में कहा जा सकता है। आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर यह आलोचना हो रही है कि यह महिला अधिकारों के विपरीत वाला बात है। कहा जा रहा है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपने एक फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर स्वीकृति देने वाले 5 दशक पुराने निर्णय को पलट दिया। 50 साल पहले जो निर्णय दिया गया था जिसमें गर्भपात करवाना वैध था, उसको समाप्त कर दिया गया, निर्णय पलट कर दिया गया। कहा जाता है उल्लेखनीय है कि 1971 में गर्भपात करवाने में असफल रही एक महिला की ओर से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इस मुकदमे का नाम था रो बनाम वेड। इसी याचिका का सुनवाई करते हुए यह सुविधा प्रदान किया गया कि गर्भधारण और गर्भपात कराने का निर्णय महिला का क्षेत्राधिकार होना चाहिए, न कि सरकार का। यानी यहां महिला अधिकारों को लेकर, महिलाओं के समझ को लेकर अपने अनुसार से गर्भ रखना है या गर्भपात करवाना है, यह उन पर जिम्मेदारी सौंप दी गई। कहता है अंततः 1973 में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला, लेकिन यह फैसला कट्टरपंथियों को गुजरा नहीं। वो तो अभी भी पुरुषवादी सोच के अधीन थे। इसी मुद्दे पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के विचार अलग अलग थे।
कहते हैं वर्ष 1980 में यह मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा, यानी इसके आधार पर पुरुषों को यह समझाने जाने लगा कि गर्भपात या फिर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलना उचित नहीं है। और अंततोगत्वा रिपब्लिक पार्टी और चर्च की विचारधारा की जीत हुई, यानी डेमोक्रेटिक जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे उसमें महिला अधिकारों की बात थी। हालांकि अभी राष्ट्रपति वहाँ के डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन जीत रिपब्लिक और चर्च का हुआ है, जो वास्तविकता में आधी आबादी की सबसे बड़ी हार है। आधी आबादी यानी महिलाओं की बात यहाँ पर हो रही है। कहता परंतु जितना चौंकाने वाला फैसला यह है उतनी मजबूत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि अमेरिका की रही है, यानी यहाँ रूढ़िवादियों का, चरमपंथियों का एक विचारधारा है जो हमेशा प्रबल रहा है समाज में, हमेशा यह चाहा है कि उनके अनुसार चीजें हों। यही बात 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन नामक दस्तावेज जारी करके कहा था, जो दुनिया भर के महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके मुद्दों पर केंद्रित था। यह जो एक दस्तावेज था, अगर उसको मान्यता वैश्विक स्तर पर मिल जाता तो महिला अधिकारों को लेकर बात बन जाती। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो यह प्रस्ताव आया वह अंतर्राष्ट्रीय बिल और एजेंडा दोनों था, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम था जिसको लागू किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों में से 187 देशों ने इस संधि को स्वीकार किया, यानी जो संधि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल आर्म्स फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन था, उसको 187 देशों ने स्वीकार किया। कितना देशों में से? तो 194 देशों में से। लेकिन कुछ देशों ने इसको स्वीकार नहीं किया और उसके कारण यह प्रस्ताव जो है पास नहीं हो पाया। कहता है इसमें सूडान, सोमालिया, ईरान के साथ अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की। क्या कारण है? ऐसे चरमपंथी देश अमेरिका की तरह कैसे सोचने लगे, या अमेरिका इनके जैसा कैसे सोचने लगा, जबकि अमेरिका तो विकसित राष्ट्र है ना। कहा जाता है कारण चाहे जो भी हो, महिला समानता के प्रस्ताव पर टाल मटोल रवैया भीतर बैठी असमानता की जड़ों के तुष्टिकरण को उजागर करता है कि किसी तरह पुरुषों को साधना है, महिला अधिकारों को छीन करना है। कहता है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से वहां की लाखों महिलाओं की स्वायत्तता छिन गई। कहा जा रहा है लगभग 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के स्वायत्तता का हनन होगा इससे। कहा जाता है जो नस्लीय व जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती हैं, यह स्थिति उनके बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध है, क्योंकि इसी अधिकारों के दम पर वो जब चाहें गर्भ धारण कर सकती थी, अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकती थी। कहा जाता है अमेरिका में गर्भपात एक नियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया रही है और इसका उपयोग हर 4 में से 1 महिला करती आ रही है, यानी संख्या बहुत बड़ा है। 4 में से 1 महिला अगर गर्भपात कानून के तहत गर्भपात करवा रही हैं तो आप समझ सकते हैं इसका प्रभाव कितने बड़े वर्ग पर पड़ेगा। कहा जा रहा पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2006 में यह स्वीकारा था कि चिकित्सीय गर्भपात तक पहुंच एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है जो सांस्कृतिक मतभेदों, धार्मिक पंथों और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी संस्कृति, कोई भी विचारधारा, कोई भी धार्मिक पंथ अगर ये मानता है कि गर्भपात कराना खराब है तो एकदम उसको मत मानिए। क्यों? क्योंकि यह सार्वभौमिक स्वीकृत सिद्धांत है कि महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं, उनको यह अधिकार है कि वह ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि उनका जीवन रक्षण अपने हित में या अपने हित में कब बच्चे को लाना है नहीं लाना है ये सिद्धांत महिलाओं का होना चाहिए, ना कि पुरुषों का। कहा जा रहा है गर्भपात कानून पर रोक लगाने के पीछे जो तर्क दिया गया वो तर्क बहुत ही ज़्यादा परंपरागत है, जैसे जीव हत्या के विरुद्ध खड़ा होना, यानी जो बच्चा पैदा नहीं लिया है उसके लिए सोचा जा रहा है, लेकिन जो महिलाएं जीवन जी रही हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आगे यह संपादकीय कह रहा है गर्भपात पर कानूनी रोक गर्भपात के चिकित्सीय दरवाजों को तो अवश्य बंद कर सकती है, परंतु अवैध रूप से गर्भपात को रोकना आसान नहीं होगा। भारत में भी स्थितियां कमोबेश यही है। यहाँ गर्भपात को लेकर अवैधानिक रूप से कितने गर्भपात होते हैं इसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, और इस तरह का अगर काम अमेरिका में होने लगा तो फिर एक नया प्रकार का विधि संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है। यहाँ एना लैंगर कहती हैं कि यदि अमेरिका में मौजूदा प्रवृत्ति बनी रहती है तो सुरक्षित
और कानूनी सेवाओं तक पहुंच न रखने वाली महिलाओं के लिए अवैध गर्भपात अंतिम विकल्प होगा और ऐसे गर्भपात के भयानक परिणाम होंगे। इससे महिलाओं को लेकर जो अभी गर्भपात संबंधी नियम है तो वो चिकित्सीय सुविधाओं उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन अगर गलत तरीके से गर्भपात कराया जाता है तो शायद चिकित्सीय सुविधा उस रूप में न मिल पाए महिलाओं को जो मिलना चाहिए, और ये महिलाओं के लिए खतरनाक है। कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में कुल गर्भपातों में से 45% असुरक्षित होते हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा, और ऐसे आंकड़े आपके कॉपी में होने चाहिए क्योंकि आपको मिलेगा जल्दी नहीं। इन प्रक्रियाओं को अपनाने वाली महिलाओं की मौत की संभावना और अधिक बढ़ जाती है, यानी महिलाओं को ढकेला जा रहा है गर्भपात कानून को अवैध करके या फिर रोक लगाकर। अवांछित गर्भावस्था का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव विषय अध्ययन भी इस विषय पर रोशनी डालता है, और एक अध्ययन कहता है कि 1000 गर्भवती महिलाओं पर निरंतर 5 वर्षों तक किया गया एक अध्ययन स्पष्ट रूप से यह बताता है कि गर्भपात से वंचित होने से वित्तीय, स्वास्थ्य और पारिवारिक परिणाम खराब होते हैं। और ऐसे कई सारे बातें स्पष्ट होती हैं कि गर्भपात समाज में महिलाओं को समान भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यानी महिलाएं अपने अनुसार अगर गर्भ धारण करती हैं तो समाज में न सिर्फ वो अपनी पहचान बना पाती हैं बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल भी पाती हैं, क्योंकि समय से गर्भ होना एक जरूरी तत्वाधान होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि शादी समय के अनुरूप होता है, लेकिन बच्चा को लाना या ना लाना ये तो एक सामंजस्य पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर असामान्य परिस्थितियों में गर्भधारण होता भी है तो महिलाएं उसको गर्भपात करवा के आगे का रास्ता तय करती हैं और अपनी एक विशेष पहचान को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अब यह कानून तो वैध रहा नहीं, इससे महिलाओं का जो एक सेल्फ डिसीजन का जो पावर था वो कमजोर होगा, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी। अगर महिलाओं को उनके परिवार को अवांछित बच्चों को स्वीकारने और जन्म देने के लिए विवश किया जाएगा तो संकटपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि कई महिलाएं गर्भधारण इस कारण से कर लेती हैं क्योंकि वह अपने लाइफ को उस रूप में देखती हैं कि वह स्वच्छंद हैं और कभी कभी न अनचाहा गर्भित धारण कर लेती हैं, जिससे अगर वो छुटकारा पा लें तो समाज और पारिवारिक पृष्ठभूमि में वो ज़्यादा अपने आप को अनुकूल कर पाएंगी। आप ये समझिए कि एक स्त्री जाने अनजाने में गर्भधारण कर लेती हैं और जब परिवार को पता चलता है, समाज को पता चलता है तो उस स्त्री के साथ क्या होता है, उस महिला के साथ क्या किया जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में गर्भपात संबंधी अगर कानून वैधानिक है तो इससे कम से कम एक महिला बच पाएगी। कहा जा रहा है द पब्लिक कास्ट ऑफ बर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अनअटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल एस्टिमेट्स 2011 शीर्षक वाले एक अध्ययन में 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है। कौन से ये तथ्य हैं? तो पहला है यह कि अवांछित बच्चे नकारात्मक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और स्कूली शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते छोड़ देते हैं, यानी मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं होता है। अगर अनचाहा गर्भ है तो ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा तथ्य उजागर करता है कि अनपेक्षित गर्भावस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा और समाज पर वित्तीय और सामाजिक भार डालेगा। रिप्रोडक्टिव गवर्नेंस इन लैटिन अमेरिका 2012 के एक शोध में यह सामने आया कि अनचाही गर्भावस्था पर अमेरिका में हर साल $12 अरब से अधिक खर्च होता है। यानी अगर इस तरह के प्रेगनेंसी की शिकार महिलाएं होती हैं तो लास्टली सरकार को ही खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर उस गर्भ को समाप्त कर दिया जाए या समय रहते रोक दिया जाए तो सरकार इतने बड़े खर्च से बच सकती है और सामाजिक सरोकार के अन्य काम कर सकती है। कहा जा रहा है रॉनी कोहेन अपने शोध डेनियल ऑफ अबॉर्शन लीड्स टू इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर लो इनकम वुमेन में इस तथ्य को उद्घाटित करती हैं कि अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक नई माँ और उसके बच्चे को गरीबी रेखा से नीचे रहने की संभावना दुगनी हो जाती है। यानी आप समय रहते गर्भ धारण करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अनचाहा गर्भ आता है तो आप एक महिला उस बच्चे के खर्च में गरीबी रेखा के नीचे भी आ जाती हैं और ऐसी महिलाएं लास्टली अवसाद के शिकार होती हैं और आत्महत्या जैसे कामों को अंजाम देती हैं। कहा जा रहा है तमाम अध्ययन और शोध से स्पष्ट है कि अनचाहे शिशु
को जन्म देना जन्मदात्री परिवार, समाज या देश के किसी के लिए भी हित में नहीं है। यानी ना इससे माँ खुश रहेगी, ना परिवार खुश रहेगा, ना समाज खुश रहेगा। तो किस लिए आप इस कानून को रोक लगा रहे हैं? क्यों आप इसको नष्ट कर रहे हैं? और गर्भपात कानून पर रोक महिलाओं के जीवन की तमाम बाधाएं उत्पन्न करेंगे, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी रुक सा जाएगा। तो ऐसे में यह निर्णय लेना बनता है कि महिलाओं का यह सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, स्वयं निर्णय होना चाहिए कि कब गर्भ को धारण करना है और कब गर्भ धारण नहीं करना है। भारत में यह कैसे काम करता है, भारत में यह जो गर्भपात का नियम है वो क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए और समझिए, कहता है यह कि भारत सरकार ने हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP अधिनियम 1971 में संशोधन किया है। नए कानून का क्या मतलब है? तो कई श्रेणियों में गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। खास करके उन महिलाओं के लिए जिनका बलात्कार पीड़ित हैं, अनाचार की शिकार हैं, अन्य कमजोर महिलाओं को रखा गया है। दंड संहिता में के तहत गर्भपात कराना अपराध है, लेकिन MTP अधिनियम के तहत इस मामलों में अपवाद रखा गया है कि जब महिलाएं किसी कारण से पीड़ित हों। अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं यदि उनके पास 20 सप्ताह से पहले गर्भपात के लिए डॉक्टर की सहमति ना हो। तो डॉक्टर की सहमति लेकर गर्भपात महिलाएं करवा सकती हैं अगर अनपेक्षित गर्भ उन्होंने धारण किया है। तो इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट DB गोस्वामी बताते हैं कि इस एक्ट में कहा गया है कि अगर गर्भ धारण के कारण महिला की जान खतरे में हो, शारीरिक रूप से वह खतरे में हो या गर्भ में पल रहे बच्चे विकलांगता के शिकार हो, तो ऐसी स्थिति में अबॉर्शन करवाया जा सकता है। साथ ही यह भी बोला गया है कि महिला मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम ना हो कि वह बच्चे को गर्भ में पाल सकें, तब भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। यानी सार तत्व यह हुआ कि 20 सप्ताह तक महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती हैं विशेष परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं। इस बात को समझिए। साथ ही 20 से 24 सप्ताह के बीच अगर उनको अबॉर्शन करवाना हो तो 2 डॉक्टरों की अनुमति लेना होगा। यानी कहीं ना कहीं लीगलाइज किया गया है भारत में गर्भपात के कानून को। विशेष परिस्थितियों में आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि अमेरिका में अभी जो स्थितियां बन रहा है गर्भपात कानून को लेकर वो संशय भरा है। आगे आने वाले दिनों में हम समझेंगे इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है वह है प्लास्टिक पर पाबंदी की चुनौती। कुछ दिन पहले ही यानी 2 दिन पहले ही हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं इसके बैन के बाद, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन जनसत्ता का यह एडिटोरियल कई मायनों में अलग है जो आपके लिए समझना आवश्यक होगा। आज यानी 1 जुलाई से एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं में पॉलीथीन की थैली से लेकर पानी की बोतलें, प्लास्टिक के कप, दोने, प्लेट और स्ट्रॉ जैसी चीजें, कई सारी चीजों को शामिल किया गया है। कुल 19 उत्पादों पर बैन लगाया गया है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन भाषण में कहा था कि भारत प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन इसकी विपरीत स्थितियां